बातें हुई जो वो तो हुई आपके सामने। पार्टी भी एक अपनी पिटिशन जो है वो दर्ज कर रहे हैं। ये भी कहता चलूं कि मैंने भी अपनी पिटिशन ऑलरेडी तैयार की हुई थी एज एन इंडिविजुअल भी अलॉन्ग विद पार्टी। होपफुली फिर वो मर्ज हो जाएगी सारी पिटिशंस। वो पिटिशन हम दर्ज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक भी हो सके हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा तरीके से, पीसफुली, डेमोक्रेटिकली। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अब ये हमारे दीन पे बात आ चुकी है। हमारे मजहबी राइट जो है वो हमसे छीने गए, शुरुआत हो गई है। तो हमें अपने हुकूक के लिए, अपने रिलीजियस राइट के लिए उठना पड़ेगा। उम्मीद है कि लोग इसकी हसासियत को समझेंगे और इस लड़ाई में सीरियस होंगे। अपने हुकूक डेमोक्रेटिक जो है वो फाइट जो शुरू होगी इस रियासत से भी उसी तरह जिस तरह से बाकी रियासतों से भी लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन बना रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ। इसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो मैं वो सवाल ले सकता हूँ। खालिद साहब, आपको क्या लग रहा है क्यों ये जो पुराना इस तरह का केस है जो आप बता रहे थे बुनियाद है, क्यों इस तरह की चीजें बाहर लाई जा रही है? सरकार के द्वारा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि 20 साल पहले एज पर द चार्जशीट, मुझे तो इससे पहले एक नोटिस भी नहीं आई है, एक फोन भी नहीं आया पुलिस स्टेशन से। आज तक मुझे इस बारे में कुछ न पता था, न इंडिकेशन थी। 20 साल तक अगर ये केस चला आ रहा है तो अभी तक तो इस पे कोई कार्रवाई हुई होनी चाहिए थी। लोगों से हमें नोटिस मिली होनी चाहिए थी, हमसे सवाल पूछा गया होना चाहिए था। 20 साल के बाद एज यू नो कि ये सारा माहौल जो है इंटिमिडेशन का, कि लोगों को डराया जाए, कुछ ऐसी हरकतें की जाए कि उनको केसेस में फंसाया जाए, एनआईए के जरिए, ईडी के जरिए, इस तरह के एसीबी के जरिए, इस तरह के केसेस के जरिए उनको खामोश किया जाए। शायद मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो अरबाब इक़्तिदार को, जो पावर में है इस वक्त, उनको पसंद नहीं आती है, जो उनको चुभती है और जिससे शायद हकीकत की रिप्रेजेंटेशन होती है, हक की रिप्रेजेंटेशन होती है। वो चाहते हैं इन बातों को दबाए। तो उसी चीज के लिए शायद वो समझते हैं कि जैसे दूसरों को ऐसे केसेस से दबाया जा सकता है, इस शख्स को भी दबाया जा सकता है। मगर ये उनकी गलतफहमी है। इससे तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा ये लड़ाई लड़ने में। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप कदावर नेता हैं, या कहा जा सकता है कि असेंबली विधानसभा चुनाव जो हुए थे तो लोगों ने कुछ कहकर ये भी कहा जा सकता है कि आगा रूहुल्ला को वोट दिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल से, जब से ये एसीबी वाला मामला सामने आया, आपसे कोई वार्तालाप किया? क्योंकि अभी तक पार्टी का स्टैंड आपको लेकर, आप नेता भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, स्टैंड क्लियर नहीं है, कोई भी या कह सकते क्लियरिफिकेशन उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आई? क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई, मुझे नहीं पता, उनको देनी भी नहीं थी जब तक कि वो मुझसे बात ना करते। मुझसे बात करते तो शायद फिर उनको इसके बारे में पता चलता और वो क्लैरिफिकेशन देते। मगर मेरे साथ अभी तक कोई बात ही नहीं है मुझसे। अभी चुनाव बड़गाम सीट पे होने वाले, या कोई आपको लगता है कि कोई चेहरा है जो आपकी पार्टी या बड़गाम? हाँ, बड़गाम असेंबली मैं रिप्रेजेंट करता था 18 साल तक की। उसके बाद हालात जो बने जिसके नतीजे में मुझे ऐसे पार्लियामेंट जाना पड़ा और मैं एज आई सेड कि मैं इस असेंबली में, डिग्रेडेड असेंबली में खुद इंटरेस्टेड नहीं था। मैं इसको लेजिटिमाइज नहीं कराना चाहता था। मेरा ये फैसला ही था कि मैं इस असेंबली में शामिल नहीं होऊंगा। और जो भी फिर हालात बने, मुझे कहा गया कि आप पार्लियामेंट चले जाए। मैं पार्लियामेंट गया। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए यहाँ पे ये फैसला हुआ कि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा और लोगों ने सर आंखों पे बिठाया उस फैसले को, वोट दिए। जहाँ जैसे आपने कहा कि दूसरी जगहों पे भी मेरी गुजारिश का एहतराम रखा गया, उसी तरह से लोगों ने यहाँ पे मेरी बात का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एहतराम रखा मेरी गुजारिश का। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बहुत ही ज्यादा वोट से उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। तब लोगों ने ये नहीं देखा कि बाहर से है या लोकल है या जो भी है, हर किसी का हक है कि कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है और लोगों ने भी वेलकम किया। और उसके बाद ये सीट खाली की गई। अब लोग, जहां तक मेरी इंटरेक्शन है लोगों के साथ, लोग चाहते हैं कि ठीक है, तब वो फैसला किया गया, हमने उसका भी इस्तेकबाल किया। अब हमारा भी शौक है कि अब अगर उन्होंने ये सीट छोड़ी तो बड़गाम से कोई, बड़गाम का ही शख्स जो है रिप्रेजेंट करे। और मैं उनकी उस डिमांड को सही समझता हूँ, उनकी उस एस्पिरेशन को सही समझता हूँ। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, बड़गाम के लोगों को हक है कि उनका कोई शख्स उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस इलाके से, इस बड़गाम से ही कोई बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करे। अगर साहब जिस तरह से हालात बन रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है आने वाला जो चुनाव होगा, जिस तरह से अभी लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति नाराजगी है, क्या आपको लगता है आने वाले असेंबली इंतखाबात जो यहाँ पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है?
देखिए, मैं इलेक्शंस की बात नहीं करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम सभी को ओवरऑल इलेक्शंस की बात नहीं है। वी शुड नॉट बी इलेक्शन सेंट्रिक कि इलेक्शन के हवाले से देखे किससे फायदा हो किससे नुकसान हो। हमारी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के तई, उनके साथ एक कमिटमेंट है। इलेक्शंस हो या ना हो, हमें उन कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो सेंटिमेंटल वैल्यू है पिछले वोट का जो लोगों ने दिया, उस सेंटिमेंट की कदर की जाए, उस सेंटिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की जाए, उस मैंडेट का उसी तरह से रिप्रेजेंट किया, उस मैंडेट को वही लैंग्वेज दी जाए जो लोगों ने चाहा पिछले इलेक्शन में, जिस वोट के जरिए एक्सप्रेस किया वही एक्सप्रेशन हो। तो ओवरऑल जो है इलेक्शंस हो या ना हो, हम सभी को चाहिए कि लोगों के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स है, जो ट्रस्ट दिखाया पिछले इलेक्शन में, उस ट्रस्ट का जो है एहतराम करे और उसी तरह से काम करे जैसे लोग चाहते हैं। अगर सर दो डेवलपमेंट्स हुई, एक तो असेंबली के अंदर जो स्पीकर ने वक्फ बिल पर जो है डिस्कशन अलाउ नहीं किया, और उसके बाद आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर ऑफ फ्लोर लीडर है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मियां अल्ताफ, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, ना इंट्रोडक्शन के वक्त या ना पैसेज के वक्त। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं, और आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस वक्त जो रिलेशंस है, जैसे आपने अभी कहा कि इस तरह का जो कल चार्जशीट फाइल हुई उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपसे बात नहीं की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फ्लोर पे वो फ्लोर लीडर है, उन्होंने उस दिन फैसला लिया कि वो अपना नाम देंगे और वो खुद बात करेंगे। उन्होंने फैसला लिया, उसके बाद स्पीकर टाइम दे सकता था, 2 ही मिनट क्यों ना देता, दे सकता था, नहीं दिया। तो मैं ये कहूंगा स्पीकर ने टाइम नहीं दिया। हाँ, उसकी वजह ये बनी कि फ्लोर लीडर ने डिसीजन लिया कि वो खुद ये जो उस पर बात करे। रेजोल्यूशन के हवाले से मैंने कुछ दोस्तों से जम्मू में भी बात की कि रेजोल्यूशन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, इस पे वोटिंग क्यों नहीं हुई। सब जुडिस अगर होता भी फिर भी रेजोल्यूशन लाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रेजोल्यूशन ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है असेंबली की, उसके जरिए आप सिर्फ ओपिनियन बताते हैं। रेजोल्यूशन के जरिए आप लॉ मेकिंग नहीं करते, आप कानून नहीं बनाते। तो एक सिंबॉलिक एक ओपिनियन वो एक्सप्रेशन होता है, जो कहीं से भी मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स पे भी बैठ के लोग अभी भी देते हैं। अगर सब जुडिस मसला होता है या नहीं होता है, देते हैं। सड़क पे भी लोग ओपिनियन देते हैं। तो इस रियासत के लोगों की ओपिनियन क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी था कि जो असेंबली उस रियासत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो असेंबली उस ओपिनियन को इंस्टीट्यूशनली जाहिर करे। जबकि मुल्क के हर जगह से मुस्लिम्स भी और दूसरे सेक्युलर लोग जो है, जो आइन में यकीन रखते हैं, गैर मुस्लिम भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। उतना ही ज्यादा अहम था, या उससे भी ज्यादा अहम था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन के जरिए उसको एक्सप्रेस करे। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस रेजोल्यूशन को वहां पे एडमिट क्यों नहीं किया गया और उस पर वोटिंग क्यों नहीं हुई, डिस्कशन क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने, चाहे वक्त तरमीम बिल को लेकर सामने हो या फिर मुख्तलिफ ऐसी चीजों को लेकर, तो मौजूदा सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए अपने हक के लिए, जिस तरीके से ड्यूअल पावर सरकार भी चल रही है? अब मेरी नजर में इंतजार बहुत हो गया कि हमें लगता था कि हम 2 महीने तक इंतजार करेंगे और स्टेट उड़ाएगा। फिर लगा इन्हें कि मैं कहूंगा कि हमें बजट सेशन तक इंतजार करेंगे, शायद बजट सेशन में बिल आ रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और उसी में शायद स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। और मैंने बारहा यही कहा था कि इंडिकेट किया था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप बजाय इसके कि उन पे भरोसा करें, उनकी बातों पे भरोसा करें, बेहतर ये होगा कि हमें लोगों ने जो काम दिया है वही काम करें। उनके इंतजार में बैठ के आप लोगों से दूर हो रहे हैं। तो मेरी यही बात है कि वी शुड हैव ऑल वेंट, हमें जाना चाहिए था इस गवर्नमेंट को, हम सबको इनके साथ मिलके जाना चाहिए था। हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बैठेगी आपके केस पे 2 साल तक, फिर वो उस पर हियरिंग नहीं करेगी, फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट जाने में। और आप साथ साथ पॉलिटिकली भी मोबिलाइज कर सकते थे, यहाँ पे भी लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे पीसफुली। और हमारे 50 MLA कम से कम ऐसे हैं जो इस कॉज में आपके साथ है। उनको लेके आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर भी बैठ सकते हैं, आप होम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास बाहर भी बैठ सकते हैं, हम दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर भी बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट मेंबर्स उठा के, आप एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट उठा के, लॉयर्स उठा के, आप एक अपनी बात को रियासत से बाहर लेके आप एक मूवमेंट चला तो सकते हैं। रिजेंटमेंट इज द वर्ड, रेजिस्टेंस इज द वर्ड।
हमें वो रेजिस्टेंस चलानी है इस हुकूमत को, जिस रेजिस्टेंस के लिए हमें वोट दिया गया है, और वो मिसिंग है। इसीलिए कि कहा जाता है कि 2 महीने में आने वाला है, 3 महीने में आने वाला है, आने वाला तो है नहीं, मगर हम लोगों के सेंटिमेंट से दूर हो रहे हैं।